गुड इवनिंग आप सभी को। तो आज ये हमारी बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास है। तो आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल क्या होता है, उसके फंक्शन, उस पूरा उसके बारे में, उसका स्ट्रक्चर आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि बायोलॉजी का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है उसका। सबसे पहले हमें, आज हम बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं तो हमें उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या होता है, ये किन शब्दों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी शब्द की। तो बायोलॉजी शब्द की हम बात करें तो बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस। तो यहाँ पर बायो का अर्थ होगा जीव, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो विज्ञान की जिस शाखा में हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी में हम बेसिकली जीवों का अध्ययन करते हैं। तो इसके हम जनक की बात करें तो जनक है हमारे इसके अरस्तु, और शब्द दिया था लेमार्क और ट्रेवेरेसियम ने। तो इसके जनक हो जाएंगे अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु। अरस्तु को ही इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं, एरिस्टोटल। आगे हम बात करें तो शब्द की। ये जो शब्द दिया था वो लेमार्क और ट्रेवेरेनस ने दिया था, लेमार्क एंड ट्रेवेरेनस। इन्होंने जो ये शब्द दिया था वो 1801, ये 1802 में दिया था। अगर क्वेश्चन में अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो पहली प्रायोरिटी हम देंगे 1802 को। नहीं तो ऐसा बेसिकली होता नहीं है, या तो 1801 होगा या 1802। अगर फिर भी ऐसा हो, दोनों ऑप्शन एक साथ आए, तो 1802 हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। अब हम बात करें तो बायोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हमने सुविधाओं के आधार पर, हमने अध्ययन की सुविधाओं के आधार पर इसको अलग अलग शाखाओं में बांटा है। तो इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कि बॉटनी है, जूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है। तो सबसे पहले हम बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी में क्या होता है इसको। अब हम देखते हैं जूलॉजी, इसकी फर्स्ट जो शाखा है वो है जूलॉजी। जूलॉजी शब्द से ही पता चल रहा है कि जू और लोगोस शब्द से मिलकर बना है ये। अब लोगोस का अभी हमने देखा था, लोगोस का अर्थ बताया था मैंने, अध्ययन करना। और जू का अर्थ होता है प्राणी या जंतु, प्राणी या जंतु। तो विज्ञान की जिस शाखा में हम प्राणियों का अध्ययन करेंगे उसे हम जूलॉजी कहते हैं। तो आगे हम इसके जनक की बात करें तो इसके जनक भी अरस्तु होते हैं। वहां पर हमने बताया, करी थी कि बायोलॉजी के जनक कौन थे, अरस्तु थे। और जूलॉजी के जनक भी कौन है, हमारे अरस्तु ही हैं। अब हम बात करें प्राणियों के अध्ययन की, तो प्राणियों में बेसिकली कुछ प्राणी और प्लांट्स में कुछ डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले हम देखें तो जूलॉजी के अंदर, इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है और इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है।
तो इनके अंदर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसके अंदर हाथ, कान, नाक जैसी संरचनाएँ प्रेज़ेंट होती है, तो वो हमारे प्राणी होते हैं। सेल वॉल नहीं पाया जाता इनके अंदर। इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, इनके अंदर सिंथेसिस भी एब्सेंट होता है। और आगे हम दूसरी शाखा की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा बॉटनी। बॉटनी इसको हम फाइटोलॉजी भी बोलते हैं। इसके अंदर हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। फाइटो का अर्थ होता है वनस्पति, तो इसमें हम वनस्पति अध्ययन करते हैं। वनस्पतियों का अध्ययन। अब हम बात करें बॉटनी में, तो बॉटनी इनके अंदर मैंने अभी उसमें बात करी थी कि सेल वॉल नहीं पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस भी उसमें नहीं होता है। तो हमारे जो बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान, इसके अंदर सेल वॉल प्रेज़ेंट होता है। इसकी सबके जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, वो होती है, इसमें सेल वॉल होती है। जबकि जंतुओं के अंदर सेल वॉल नहीं था, तो इसमें सबसे बाहरी लेयर होगी, सेल मेम्ब्रेन होती है। इसमें बात करें तो सेल वॉल प्रेज़ेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण वो भी पाया जाता है। इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण प्रेजेंट होगा। प्रकाश संश्लेषण भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। आगे हम बात करें तो उसमें हमने अभी देखा था कि हाथ, कान, नाक जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जा रही थी, जबकि वनस्पतियों में ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसी कोई स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जाती है। और आगे हम तीसरी शाखा की बात करें तो वो हो जाएगी हमारी माइक्रोबायोलॉजी, और इसके जनक हैं थ्रियोफ्रेस्टस हो जाएंगे इसके जनक। हो गया। अब हमने जूलॉजी को देखा, हमने बॉटनी के भी देखा। बॉटनी में वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, जूलॉजी में हम प्राणियों का अध्ययन करते हैं बेसिकली। तो आगे हम तीसरी शाखा के बारे में देखते हैं, वो होता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? तो सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हम करेंगे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। हम सूक्ष्मदर्शी से उनका अध्ययन करते हैं। नाम में ही है सूक्ष्म, तो हम उनका सूक्ष्मदर्शी से उनका अध्ययन कर सकते हैं। अब हम तीसरी शाखा की बात करते हैं, वो अभी तीसरा था माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में मैंने अभी बताया था सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। का अध्ययन करते हैं, और इनका अध्ययन हम नग्न आँखों से नहीं कर सकते हैं। ये हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते। और जनक की हम बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक हो जाएंगे हमारे लुई पास्चर, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये हो जाएंगे लुई पास्चर। तो ये हमने इनकी अलग अलग शाखाएं देखी है। अब आगे हम बात करते हैं कि अभी हमने बायोलॉजी में देखा था, मैंने अभी बताया था कि बायोलॉजी जीव होता है। बायो का अर्थ बेसिकली क्या होता है? जीव। तो बायोलॉजी के अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं। तो ये जीव होते क्या हैं?
इसको हमें देखना है कि जीव आखिर है क्या चीज़? हम अपने आस-पास देखते हैं तो हमें 2 तरह की चीज़ें दिखेंगी, एक होता है जीव होता है और दूसरे होते हैं सजीव। जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ये पेन हो गया, ये क्या है? निर्जीव है और हम क्या हैं? सजीव है। तो हम सजीव है तो हम क्यों सजीव है और ये पेन को मैंने क्यों निर्जीव बोला है? इसको मैंने सजीव क्यों नहीं बोला? तो इसका एक सबसे मेन रीज़न होता है कि हमारे अंदर क्या होती है? सेल प्रेज़ेंट होती है। हमारा जो शरीर है, हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, जबकि इस पेन के अंदर सेल नहीं होता है, तो इसीलिए ये निर्जीव है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि सजीवों के अंदर सेल प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो सबसे जो मेन जो रीज़न होता है इसका कि उनमें सेल होती है, सेल चाहे एक ही क्यों ना हो, लेकिन होनी चाहिए। अगर सेल एक भी है ना, तो वो जीव होगा और अगर सेल नहीं है, सेल एब्सेंट है, तो वो निर्जीव होगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो सेल में जैसे हम देखते हैं मैंने बताया एक भी हो सकती है, बहुत सारी भी हो सकती है। तो अगर एक सेल है तो उसको हम बोलेंगे एक कोशिकीय और अगर एक से ज़्यादा हैं, बहुत सारी कोशिकाएँ अगर प्रेज़ेंट हैं, तो उसको हम बोलते हैं बहुकोशिकीय। तो हम क्या हैं? हम बहुकोशिकीय हैं, हमारे अंदर हमारी बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएँ मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और कुछ जो होते हैं, जो छोटे होते हैं, वो जीव होते हैं, वो एक कोशिकीय भी होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये एक कोशिकीय होते हैं। अब बात करें हम सॉरी एक कोशिकीय तो एक कोशिकीय के अंदर हो जाएगा जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम ये होते हैं एक कोशिकीय। अब अमीबा क्या है, पैरामीशियम ये क्या होते हैं, ये आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी सिर्फ इतना ही काफ़ी है। हमें सिर्फ इसका नाम याद रखना है कि एक कोशिकीय अमीबा, पैरामीशियम एक कोशिकीय होता है और पादप जंतु हम क्या होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय में हो जाएगा जैसे प्लांट्स हो गए हमारे, हम एनिमल्स हो गए। और भी बहुत सारे आते हैं लेकिन इतना ही काफ़ी है। अब आपको सिर्फ समझना है कि बहुकोशिकीय क्या है और एक कोशिकीय क्या होता है। अब आगे हम बात करें सेल की, मैंने अभी बताया कि हमारा शरीर सेल से मिलकर बना है। अब सेल क्या है? हमें सेल के बारे में पढ़ना है कि सेल होता क्या है? अब आगे हम बात करें सेल पे, तो सेल से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। तो सेल कैसे शरीर का निर्माण करता है, हम पहले उसको देखते हैं कि कैसे कोशिकाएँ मिलती हैं, शरीर का निर्माण होता है, अंगतंत्र ये किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले हम देखें कि ये है एक कोशिका है, ये क्या है? सेल है एक, सेल या हिंदी में इसको बोलेंगे कोशिका। अब ये बहुत सारी कोशिकाएँ ऐसे इकट्ठी होकर ये बनाएँगी, टिश्यू का निर्माण करेंगी। ये क्या हो गया हमारा? टिश्यू हो गया। तो कोशिकाएँ मिलकर सबसे पहले बनाएँगे टिश्यू, फिर आगे ये टिश्यू और मिलेंगे तो जैसे कि बहुत सारे टिश्यू हैं, ये टिश्यू मिलकर आएँगे, आगे बनाएँगे टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम। अब टिश्यू सिस्टम है, ये आगे मिलकर बनाएँगे हमारा अंग का निर्माण करेंगे, फिर उसके बाद अंग तंत्र का निर्माण होगा, आगे अंग ऑर्गन्स बनाएँगे, फिर आगे ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र, इस तरह से। टिश्यू को हम हिंदी में बोलते हैं ऊतक और इसके अध्ययन को बोलते हैं हम हिस्टोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं। कोशिकाओं का अध्ययन हम साइटोलॉजी में करते हैं, उसके अध्ययन की जो इकाई होती है उसमें। और अंग हो गया अंग तंत्र। अंग तंत्र की हम बेसिकली बात करें तो ये प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, ओनली जंतुओं में होता है। पादप की हम बात करें तो पादप में अनुपस्थित होता है। एक कॉमन सी बात है वैसे, लेकिन फिर भी हमें पता होनी चाहिए ये कि प्लांट्स में अंग तंत्र एब्सेंट होता है। अब आगे हम बात करें सेल पे, हम डिटेल में बात करें तो सेल क्या है हम देखते हैं आज। सेल क्या होते हैं? हमने आज देखा है
सेल जो है वो पूरे शरीर का निर्माण कर रही है। तो ये सेल है क्या बेसिकली? तो सेल को हम देखें तो इसके अध्ययन जिस इकाई में करते हैं उसको बोलते हैं हम साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। इसको सेल बायोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो सेल साइटोलॉजी, इसके अंदर हम सेल के बारे में अध्ययन करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर हो गई, फंक्शन हो गए, इनके कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ों का हम इसके साइटोलॉजी के अंदर अध्ययन करेंगे, या सेल बायोलॉजी भी इसको हम बोलते हैं। अब आगे हम बात करें कि साइटोलॉजी जो शब्द है उसकी हम बात करें तो ये साइटोज प्लस लॉजी, लॉजी का अभी हमने देखा था, लॉजी का वही लोगोस हो जाएगा, इसका अर्थ था अध्ययन करना। इसका अभी हमने देखा ही था, अध्ययन करना था। अब साइटो की बात करें तो साइटो जो है ये काइटोज शब्द से लिया गया है। अब काइटोज शब्द है, इसका अर्थ होता है छोटा कमरा या कोई कंटेनर हो गया या पात्र हो गया, वो इसका अर्थ होता है। तो हम इसका अर्थ देख लेते हैं, ये होता है छोटा कमरा। काइटोज हो गया छोटा कमरा। तो साइटोलॉजी जिसके अंदर हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, तो ये हो गया हमारा सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी हो गया। अब आगे हम इसके जनक की बात करें, फादर ऑफ साइटोलॉजी, उसकी बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक को हम फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। अब रॉबर्ट हुक को हम फादर ऑफ साइटोलॉजी क्यों बोलते हैं? तो उसका मेन रीज़न ये है कि सबसे पहले जो सेल की खोज करी थी ना, वो करी थी रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 के अंदर, मृत से करी थी। लेकिन उसने उसके बाद जीवित की हम बात करें तो उसकी उसकी जो जीवित कोशिका की खोज करी थी वो हमारे करी थी एंटोनिमो ल्योन हुक ने करी थी। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले देखें तो 1665 में करी थी रॉबर्ट हुक ने, तो इसीलिए हम उसको फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। तो आगे हम बात करें फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो वो हो जाएंगे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक हो गए फादर ऑफ साइटोलॉजी। हम आधुनिक साइटोलॉजी की अगर बात करें तो वो हमारे जनक हैं स्वानसन है। वैसे अगर नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, तो वो हो जाएंगे रॉबर्ट हुक। लेकिन आधुनिक अगर स्पेशली एग्जामिनर देख के पूछे कि आधुनिक साइटोलॉजी के जनक के बारे में पूछता है, तो आधुनिक साइटोलॉजी के जो जनक हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे स्वानसन। आधुनिक साइटोलॉजी के जनक। अब हमने देखा कि आधुनिक साइटोलॉजी के जनक हो गए स्वानसन, और भारतीय साइटोलॉजी के जो जनक है वो हमारे हैं अरुण कुमार शर्मा है। फादर ऑफ साइटोलॉजी अगर आता है तो फादर ऑफ साइटोलॉजी हो गए हमारे रॉबर्ट हुक हो गए फादर ऑफ साइटोलॉजी, सॉरी। और आगे हम बात करें कि आधुनिक साइटोलॉजी के जनक की हम बात करें तो हो जाएंगे हमारे श्वानसन। और भारतीय साइटोलॉजी के जनक की अगर हम बात करें तो वो हो जाएंगे हमारे अरुण कुमार शर्मा। तो ये हो जाएंगे हमारे भारतीय साइटोलॉजी के जनक। ये थे हमारे अरुण कुमार शर्मा। तो हमने अभी देखा कि सेल का अध्ययन को क्या बोलते हैं, सेल के अध्ययन को हम बोलते हैं साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी बोलते हैं। अब साइटो शब्द किससे मिलकर बना होता है, साइटो प्लस लॉजी से मिलकर बना होता है। ये काइटो शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ था छोटा कमरा, कोई पात्र या कंटेनर होता है इसका अर्थ। अब
आगे हमने बात की कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन थे। फादर ऑफ साइटोलॉजी हमारे हो गए रॉबर्ट हुक। आधुनिक आधुनिक साइटोलॉजी की हम बात करें तो उसके हमारे हो जाएंगे श्वानसन। और आगे हमने बात की थी कि भारतीय साइटोलॉजी के जनक कौन थे, वो थे हमारे अरुण कुमार शर्मा। अब आगे हम देखते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई, किसने इसकी खोज करी, और सेल आखिर होता क्या है। आगे हम बात करें कि सेल सेल को हम सेल जो होता है ना वो हमारी संरचनात्मक, क्रियात्मक और मूलभूत इकाई बोलते हैं, क्योंकि इससे मिलकर ही सेल मिलकर आगे ऊतक बनाएगी, फिर टिश्यू सिस्टम, फिर अंग तंत्र, इससे हमारे पूरा बॉडी बनी हुई है। इसीलिए हम सेल को मूलभूत इकाई बोलते हैं। मूलभूत, संरचनात्मक, क्रियात्मक जो इकाई होती है वो होती है हमारी सेल होती है। ये क्या हो जाएगी हमारी फंडामेंटल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो इकाई है वो हो जाएगी हमारी सेल हो जाएगी। फंडामेंटल मूलभूत, संरचनात्मक और फंक्शनल यानी क्रियात्मक जो यूनिट है वो है हमारी सेल होती है। अब सेल की हम बात करें, सबसे पहले ये सेल जो होता है वो मैंने अभी बताया कि इसी से मिलकर पूरा शरीर बना है, तो इसको हम शरीर की आधारशिला भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? शरीर की आधारशिला। ये हो जाएगी शरीर की आधारशिला। आगे हम बात करें इसकी खोज पे, तो खोज मैंने अभी बताया था आपको कि 1665 में सबसे पहले खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज हुई। जीवित कोशिका की खोज मैंने बताया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने करी थी। उसके बाद में हम देखें तो आगे बढ़ते हैं, हम खोज की बात करते हैं। हम सेल की खोज की बात करें तो सेल की खोज सबसे पहले जो करी थी वो करी थी रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने 1665 में करी थी। और इन्होंने एक कोर का टुकड़ा लिया था। कोर क्या होता है? बेसिकली एक प्लांट का जो सबसे बाहरी पार्ट होता है, कोर्क, कास्ट बोल सकते हैं आप इसको, एक तरह से लकड़ी होती है। तो इन्होंने कोर्क का एक टुकड़ा लिया था, कोर्क सेक्शन लिया। इन्होंने कोर्क सेक्शन को जब सूक्ष्मदर्शी से देखा था, इन्होंने प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने जब कोर्क को देखा तो इनको ऐसे एक स्ट्रक्चर दिखाई दी थी जिसमें छोटे छोटे कोष्ठक थे बहुत सारे। इन कोष्ठक को इन्होंने, ये जो कोष्ठक है ये क्या है? छोटे छोटे कोष्ठक थे। इन कोष्ठक को ही इन्होंने सेल नाम दिया था। ये कोष्ठक है, इन कोष्ठक को ही इन्होंने क्या कहा था? सेल कहा था। ये जो स्ट्रक्चर है ये मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता, उसमें छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर इनको दिखा था। तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना इन्होंने देखी थी इसके अंदर। इन्होंने आगे बात करें तो इनकी एक बुक है माइकोग्राफिया, उसके अंदर इन्होंने इसका वर्णन किया है। इनकी बुक का क्या नाम है? माइकोग्राफिया। इनकी बुक हो गई माइकोग्राफिया, इसके अंदर इन्होंने इसका वर्णन किया है। आगे हम बात करें जीवित की, तो इन्होंने तो मृत से करी थी। कोर्क जो होता है ना बेसिकली वो मृत पार्ट होता है, उसका प्लांट है, उसका जो सबसे बाहरी पार्ट होता है ये क्या होता है? डेड पार्ट है। तो इन्होंने मृत कोशिका की खोज करी थी। क्या है? डेड पार्ट है, तो इन्होंने करी थी मृत कोशिका की खोज। अब हम जीवित कोशिका की बात करें तो जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? तो जीवित कोशिका की खोज की बात करें तो वो हुई थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने करी थी। इन्होंने करी थी 1665 के अंदर। आगे बात करें जीवित सेल की, तो इन्होंने जीवित सेल की खोज करी थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक।
इन्होंने जो जीवित कोशिका की खोज करी थी वो कब करी थी? तो 1789 1779 के अंदर इन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी थी। अब इन्होंने कैसे करी थी? उन्होंने तो कोर्क से करी थी। अब इनकी बात करें तो इन्होंने करी थी आरबीसी से करी थी। आरबीसी, इनको हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी का ही नाम है इरिथ्रोसाइट। अब ये आरबीसी क्या होता है इसके बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। तो आरबीसी और इसका फुल फॉर्म की बात करें तो रेड ब्लड कार्पल्स होता है इसका फुल फॉर्म, लाल रक्त कणिका। हो जाएगा लाल रक्त कणिका। ये हो जाएगा आरबीसी, लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कार्पल्स, इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। और इससे इन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी थी। अब आगे हम, खोज हो गई हमारी, आगे देखते हैं कि हम सेल क्या होता है। आगे हम देखते हैं कोशिका सिद्धांत। इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जो दिया था वो स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। अभी हमने बात करी थी कि कोशिका शरीर की मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई थी। तो ये बात किसने कही थी? बेसिकली ये बात कही थी थियोडोर स्वान और स्लाइडेन ने ये बात बोली थी कोशिका सिद्धांत के अंदर। इन लोगों ने कहा था कि पूरे शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। तो ये किसने कहा था? स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने ये बात कही थी 1839 के अंदर, 1839 में बोला था। इन्होंने जो ये बात बोली थी उसको बोलते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। ये दिया था स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने। ये दोनों जर्मनी के साइंटिस्ट हैं। ये आपके लिए इतनी जरूरी नहीं है, बस इतना ही याद रखना है आपको कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1839 के अंदर। 1839 के अंदर कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान ने। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जो जीव है उसके शरीर का निर्माण कैसे होता है। इन्होंने बताया था ये बात कि कोशिका से पूरे जीव का निर्माण होता है शरीर का। और आगे हम बात करें तो जीव की आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, जीव की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। ये बात किसने कही थी? ये बात कोशिका सिद्धांत में थियोडोर स्वान और स्लाइडेन ने बात कही थी। और जीव के जो शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। शरीर का जो निर्माण होता है हमारे, वो होता है कोशिका से। ये भी इन्होंने कहा था। पर इनके जो सिद्धांत जो इन्होंने दिया था उसमें कुछ कमियां थी। अब वो कमियां क्या थी? इन्होंने ये तो बता दिया कि शरीर का निर्माण होता कैसे है, शरीर की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, जीव के शरीर का निर्माण कोशिका से होती है। लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती रहती है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। लेकिन वो होता कैसे है उसके बारे में ये लोग नहीं बता पाए। तो इनके सिद्धांत की यही कमियां रही थी कि ये लोग ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस तरह से होता है। फिर इनकी कमियों को दूर करने के लिए हमारे नए साइंटिस्ट आए, उनका नाम था रुडोल्फ बिर्चो। रुडोल्फ बिर्चो, सॉरी, मिटा देते हैं पहले इसको।
हम बात कर रहे थे रुडोल्फ विर्चो की। रुडोल्फ विर्चो ने जो ये बताया था वो बताया था 1855 के अंदर। कोशिका सिद्धांत 1839 में दिया था इन्होंने। 55 कई जगह 1858 भी देखने को मिलता है। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको देखने को। अगर फिर भी दोनों मिलते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम 1855 को 1855 को। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। नई जो सेल है वो कैसे बनेगी? वो पुरानी कोशिका से ही बनेगी। नई सेल का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि नई कोशिकाएं किस तरह से बनती है। ये जो नहीं बता पाए थे स्लाइडेन और स्वान, उनकी कमियों को इन्होंने दूर किया था इस तरह से। तो आगे हम बात करें कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बेसिकली ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला बोलते हैं। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमनी सेलुला ई सेलुला क्या होता है बेसिकली? तो ओमनी सेलुला ई सेलुला का संबंध किससे है? रुडोल्फ विर्चो से है। इन्होंने क्या बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। इसी को बोलते हैं हमने ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसको कहा जाता है। आगे हम बात करें, अब कोशिका के प्रकार की हम बात करते हैं। तो आगे एक कोशिकीय बहुकोशिकीय की हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं जीव। अब जीवों को दो अलग अलग टाइप्स में बांटा है फिर अध्ययन के हिसाब से। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ये किसने किया है डिवीजन? ये किया है हमारे वो नील स्टेनर, वो नील है। और एक हो जाएगा हमारा स्टेनर हो जाएगा। उन्होंने क्या बताया था कि जीव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। तो कुछ ना कुछ अपवाद तो हमारे होते ही हैं। तो कुछ अपवाद हैं जिसकी वजह से एक है मीजोकैरियोटिक में उनको हम रख सकते हैं। तो बेसिकली टू ही होते हैं दो, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की हम बात करें तो वो एक आद्य प्रकार की कोशिका है। उसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग हो गया, केंद्रक हो गया, वो एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक है वो हमारे सुसंगठित केंद्रक होता है। उसके अंदर झिल्लियां पाई जाएंगी, सभी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, झिल्ली युक्त हमारे कोशिकांग सारे यूकैरियोटिक के अंदर पाए जाते हैं। अब यूकैरियोटिक में क्या होता है? यूकैरियोटिक के अंदर प्लांट्स आ गए, हमारे एनिमल्स आ गए, वो सारे जितने भी हैं वो हमारे आएंगे यूकैरियोटिक के अंदर। अब प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उसके अंदर जैसे बैक्टीरिया हो गया, स्लाइम मोल्ड्स हो गया, माइकोप्लाज्मा, ये सारे हमारे प्रोकैरियोटिक के अंदर चले जाएंगे। प्रोकैरियोटिक में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। उसमें ना ही सेल वॉल सॉरी, उसके अंदर कोशिकांग जो होते हैं हमारे झिल्ली युक्त वो सारे एब्सेंट होते हैं। ना ही उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के नाम पर उसमें कुछ क्रोमेटिन वो तंतु कुछ वो होता है उनके अंदर पदार्थ होता है, उसको हम जीनोफोर बोलते हैं। न्यूक्लियोइड उसको बोलते हैं बैक्टीरिया के अंदर। आगे हम बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की, सॉरी, वोनील और स्टेनर ने बताया था इसके बारे में। वोनील व स्टेनर है। इन्होंने बताया था कि जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका हो जाएगी, और एक हो जाएगी हमारी यूकैरियोटिक कोशिका। फर्स्ट ये हो जाएगी। सेकंड हमारा हो जाएगा यूकैरियोटिक, जिसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं। आगे हम तीसरा देखें मीजोकैरियोटिक।
तो इसके अंदर क्या होता है कि ये इसका स्ट्रक्चर तो होता है यूकैरियोटिक की तरह, यूकैरियोट है वैसे ही होता है मीजोकैरियोट, लेकिन इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन ओनली नहीं होती है, इसीलिए इसको इससे अलग रखा है। यूकैरियोटिक की तरह ही है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर एब्सेंट होती है। एक तरह से ये यूकैरियोटिक ही है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब हमने यूकैरियोटिक को देखें तो यूकैरियोटिक में मैंने अभी बताया था कि सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, इसके अंदर सभी कोशिकांग इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सुविकसित केंद्रक होता है इसके अंदर, जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन तंतु सुव्यवस्थित तरीके से होते हैं। केंद्रक झिल्ली क्या करती है बेसिकली, साइटोप्लाज्म और अंदर जो होता है केंद्रक द्रव्य होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, उनको अलग करती है। सुविकसित केंद्रक होता है। अब हमने प्रोकैरियोटिक में देखा था कि इसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जा रही थी, तो इसमें क्या हुआ कि केंद्रक झिल्ली नहीं है तो साइटोप्लाज्म हो गया, और जैसे कि ये सेल है, इसके अंदर कुछ ये ब्लड फ्लड भरा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये अंदर केंद्रक का है, क्रोमेटिन तंतु ये है। अब ये इसके अंदर पूरे जाल फैला होता है, इसको हम डिफरेंट नहीं कर सकते हैं केंद्रक को, क्योंकि इसमें झिल्ली नहीं पाई जा रही। अगर झिल्ली होती तो इनको द्रव को दोनों को अलग करने का काम करती है बेसिकली, लेकिन इसके अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती, इसीलिए पूरा इसमें मिक्स होता है, और इसके अंदर सुविकसित केंद्रक का अभाव होगा। अभी हमने बात करी थी कि झिल्ली युक्त कोशिकांग भी इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। मीजोकैरियोटिक में अभी मैंने बताया आपको कि यूकैरियोटिक सेल की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जा रही है, तो हम इसमें आरबीसी को बोल सकते हैं कि आरबीसी जो है वो ना ही तो प्रोकैरियोटिक में आती है ना ही यूकैरियोटिक में आती है, तो उसको हम मीजोकैरियोटिक में रख सकते हैं, क्योंकि आरबीसी जब परिपक्व होती है तो परिपक्व अवस्था के अंदर उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। अब केंद्रक नहीं पाया जा रहा तो हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाई जाएगी, तो उसको हम और सारे कोशिकाओं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम उसको प्रोकैरियोटिक में तो रख नहीं सकते, इसलिए उसको हम रखेंगे मीजोकैरियोटिक के अंदर। आगे हम बात करते हैं इन दोनों के अंतर के, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बेसिकली क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कौन कौन से जीव इसके अंदर आते हैं, इनकी हम आगे डिटेल में चर्चा करते हैं। ये हो गया यूकैरियोटिक। और ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक में हम बात करें तो झिल्ली युक्त कोशिकांग की सबसे पहले बात करते हैं। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग में हमारे क्या क्या आएंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, स्फीरोसोम।
इसको हिंदी में हम गोल्जी काय बोलेंगे और इंग्लिश में हम इसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं हिंदी में सूत्रकणिका, इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया। और लाइसोसोम हो गया, इसको हम आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली। ये आप आगे डिटेल में आप पढ़ोगे। उसके बाद हमारा स्फेरोसोम्स हो गया, परऑक्सीसोम, स्पेरोसोम हो गया, परऑक्सीसोम, ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनकी हम बात करें प्रोकैरियोटिक, तो मैंने अभी बताया था कि झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट थे। तो ये सारे ही इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। आगे हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम तो दोनों के अंदर ही पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक की हम बात करें स्पेशली, तो प्रोकैरियोटिक में ओनली और ओनली 70 प्रकार का राइबोसोम ही होता है। इसके अंदर बात करें राइबोसोम की तो 70S टाइप का होता है इसमें राइबोसोम। और इसमें हम बात करें यूकैरियोटिक के अंदर, तो यूकैरियोटिक के अंदर हमारा 70S तो होता ही है और साथ के अंदर 80S भी होता है। इनकी उप इकाइयों की हम बात करें तो 70S की 2 उप इकाइयाँ हो जाएंगी, 40, सॉरी यहाँ पे लिखता है 60S, और एक हमारा हो जाएगा 40S, और 70S की हो जाएगी 40 और 30, सॉरी। तो ये हमारी हो जाएंगी इनकी उप इकाई। ये एस का मतलब होता है यहाँ पर स्वेडबर्ग। ये साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर ही इनको एस स्वेडबर्ग इकाई इनको बोलते हैं। ये इनकी होती है इकाई, साइंटिस्ट के नाम पर इसका रखा गया है। अब आगे हम बात करें, राइबोसोम को हमने देख लिया, झिल्ली युक्त कोशिकांग हो गए। आगे हम केंद्रक की बात करें तो अब हम बात करते हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस की। इंग्लिश में होता है न्यूक्लियस। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इंग्लिश के टर्म्स याद रखें, क्योंकि एग्जामिनर हिंदी में ही न्यूक्लियस लिख के दे देता है, तो वो आपको याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे दोनों याद रखें तो अच्छी बात है। केंद्रक की हम बात करें तो केंद्रक के अंदर हमारी आती है केंद्रक झिल्ली आती है सबसे बाहर। उसके बाद हम बात करें तो अंदर जो फ्लड भरा होता है उसको हम बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म हो गया। अंदर होते हैं क्रोमेटिन तंतु होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। अब हम इनकी बात करें तो ये केंद्रक झिल्ली हो गई, केंद्रक द्रव्य हो गया। यूकैरियोटिक में तो ये सारे ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अंदर तो ये सारे ही प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर ये केंद्रक झिल्ली हो गई, केंद्रक द्रव्य हो गया, ये नहीं पाए जाते। इसके अंदर ओनली क्रोमेटिन तंतु प्रेजेंट होते हैं।
ओनली, ओके। तो हमने देख लिया कि केंद्रक के बारे में भी देख लिया कि कैसे क्या होता है इसके अंदर, तो ये पूरा उसी के अंदर मिक्स होता है। इसके अंदर हम इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, या इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। आगे हम देखते हैं। हमने राइबोसोम देखा, अभी हमने केंद्रक के बारे में देखा, केंद्रक में क्या-क्या दोनों में डिफरेंस होता है। राइबोसोम का देखा और झिल्ली युक्त कोशिकांग हमने देख लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो इनके अंदर, दोनों के अंदर ही देखें तो श्वसन संबंधी ऑर्गन्स की हम बात करें तो श्वसन के लिए, अब श्वसन की बात करें तो इसमें तो यूकैरियोटिक के अंदर हमने भी बात करी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशली काम होता है श्वसन में ही होता है, तो श्वसन के लिए इसके अंदर तो वो है। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक के अंदर श्वसन कैसे होगा? इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट था, इसके अंदर पाया नहीं जाता, तो इसके अंदर क्या होता है उसकी जगह पर, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया की पूर्ति करने के लिए इसके अंदर मीजोसोम्स पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं कि इनकी जो आंतरिक झिल्ली होती है उसी के अंतर्वलन होते हैं, जिसको हम मीजोसोम बोलते हैं, जो श्वसन में हेल्प करता है। तो इसमें क्या पाए जाएंगे? मीजोसोम। इसके अंदर मीजोसोम एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा भी। इसके अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। आगे हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो इसके अंदर बात करें प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण दोनों में ही होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इसमें हमें आपने अभी पढ़ाई था, इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की बेसिकली बात करते हैं। इसके अंदर तो क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा था। क्लोरोप्लास्ट को हम हिंदी में बोलेंगे हरित लवक। इसके अंदर कोशिकांग में हमने अभी पढ़ा था कि झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, तो ये डबल लेयर्ड होता है। अब ये इसमें अंदर पाया नहीं जाता है, तो इसके अंदर फिर प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? तो इसके अंदर क्या होता है, वर्णक जो होंगे वो क्रोमेटोफोर के अंदर होते हैं, इसमें पाया जाता है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर, सॉरी, अब क्रोमेटोफोर के अंदर इसमें वर्णक उपस्थित होते हैं। अभी हमने देखा कि इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण के लिए पाया जा रहा है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन इसके अंदर बात करें तो केवल पौधों के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण होगा, प्लांट्स के अंदर होता है, और जो हमारे हो गए जंतु हो गए प्राणी, उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता है। आगे हम देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करें इनकी, तो इसके अंदर हमारे प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स। इनकी बात करें तो इनके अंदर जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल, ये इसके अंदर आते हैं। अब हमने देखा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या-क्या डिफरेंस होते हैं, हमने उसके बारे में पूरा पढ़ा है, इनके
इनमें क्या-क्या आता है, इनके अंदर प्लांट और एनिमल्स आते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये इसके अंदर प्रेज़ेंट होते हैं। अब श्वसन हमने देखा प्रकाश संश्लेषण के लिए इसके अंदर तो क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा था, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, तो उसके लिए इसमें पाया जाता है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर इसके अंदर इसमें वर्णक होते हैं। हमने श्वसन संबंधी ऑर्गन की बात करी तो यूकैरियोटिक के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है। अब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, उसके लिए मीजोसोम होता है जो श्वसन में हेल्प करता है। अब आगे हम बात करें, अभी हमने देखा यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स, तो प्लांट क्या हैं, एनिमल्स क्या हैं, उनके हम डिफरेंस की बात करते हैं आगे। ये प्लांट्स और हमारा हो गया एनिमल्स। अब प्लांट्स क्या होते हैं और एनिमल्स, अभी हमने बेसिक बात करी थी इसके अंदर एनिमल्स में हाथ, पैर, कान, नाक जैसी संरचनाएं पाई जाती है। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, प्लांट्स के अंदर ऐसी कोई संरचनाएं नहीं पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण हमारे प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता है। इन दोनों में देखें तो सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है, बाहर की तरफ देखें तो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है सेल वॉल, जो इनके सबके सबसे बाहरी जो स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है इनकी सेल वॉल होती है, और सेल वॉल हमारे एनिमल्स के अंदर नहीं पाई जाती है। इसमें सबसे बाहरी लेयर क्या होगी, फिर इसमें सबसे बाहरी लेयर की बात करें तो वो होता है सेल मेम्ब्रेन होता है। सबसे पहले बात करें तो सेल वॉल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगी, और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। आगे हम बात करें सेल मेम्ब्रेन, इसके नीचे सेकंड लेयर हो जाएगी हमारी सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होती है, इसके अंदर भी पाई जाएगी और एनिमल्स के अंदर भी पाई जाएगी। आगे हम बात करें कि सेल वॉल में कुछ स्ट्रक्चर जैसे कि हो गए टाइट जंक्शन हो गए, कुछ माइक्रोविलाई हो गए, ये हमारे प्लांट्स के अंदर नहीं पाई जाएंगी। ये सारी स्ट्रक्चर जो होंगी ये हमारे एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं। आगे हम बात करें केंद्रक की, तो केंद्रक तो दोनों में ही प्रेजेंट होता ही है। आगे बात कर रहे थे हम प्रकाश संश्लेषण की बोल रहे थे। सॉरी, अभी हमने बात की थी कि प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल प्लांट्स करते हैं, एनिमल्स में प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में प्लांट्स क्या करते हैं कि खुद अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये सौर ऊर्जा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सौर ऊर्जा हो गई, उसका यूज करेंगे और खुद अपना भोजन बनाएंगे। एनिमल्स में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ये बाहर से तैयार भोजन को ग्रहण करते हैं ओनली। तो बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के जो ऑर्गन्स होंगे, जब वो प्रकाश संश्लेषण एनिमल्स करते ही नहीं है तो उनमें ज़रूरत भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, बाहर से भोजन ले रहे हैं तो ये हो जाएंगे विषमपोषी हो जाएंगे। प्लांट्स की बात करें तो ये अपना भोजन खुद बना रहे हैं तो ये हो जाएंगे हमारे स्वयंपोषी हो जाएंगे। इनमें एब्सेंट होता है। प्रकाश संश्लेषण के आधार पर ही हम इनको बोलते हैं स्वयंपोषी और परपोषी। ये हो जाएंगे हमारे परपोषी, दूसरे पर निर्भर होते हैं ये। परपोषी, पर का मतलब ही होता है दूसरे, दूसरे पोषण के लिए
पोषिका मतलब पोषण, पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर, ये स्व है, पोषिका वही है, पोषण है, स्वयं स्वयं अपना पोषण करेंगे, स्वयं खाना बनाएँगे और अपना पोषण खुद करेंगे, ये दूसरों से ग्रहण करेंगे। सेल वॉल की हमने यहाँ बात करी थी, तो इसके अंदर कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि सेल वॉल बेसिकली होती है प्लांट्स के अंदर, लेकिन कुछ है जैसे कि माइकोप्लाज़्मा हो गया, उसके अंदर नहीं पाई जाती है, या स्लाइम मोड्स हो गए, हमने यहाँ सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज़्मा, स्लाइम मोल्ड्स, इनके अंदर ये नहीं पाई जाती है। अब चूँकि माइकोप्लाज़्मा है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो इसको हम पादप जगत का जोकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादप जगत का जोकर बोलते हैं। और इसकी हम बात करें तो यूग्लिना आता है एक अपवाद, यूग्लिना, जो आता तो एनिमल्स के अंदर है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि सेल वॉल प्रेज़ेंट होती है, एक पेलिकल होता है, एक आवरण होता है बाहर, उसकी तुलना हम सेल वॉल से करते हैं, तो वो इसके अंदर प्रेज़ेंट होता है। अपवाद की हम बात करें इसमें, तो हो जाएगा यूग्लिना। इसके अंदर बाहर पेलिकल होता है। अब हमने प्रकाश संश्लेषण देखा था, तो यूग्लिना जो होता है, इसके अंदर हमारा प्रकाश संश्लेषण प्रेज़ेंट होता है। तो अब यूग्लिना में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता होगा। तो यूग्लिना में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, सॉरी, इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रेज़ेंट होता है, और प्रकाश संश्लेषण इसमें पाया जाएगा, तो ये क्या होता है? अपवाद होता है। और इस बस, ओके, तो आज इतना ही, आगे हम कल चर्चा करेंगे।